Hello and welcome to Literary Friends. Welcome to the world of language, linguistics and literature, a paradise of confusion. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द थिएटर ऑफ एब्सर्ड और एब्सर्ड ड्रामा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सारी की सारी एब्सर्डिटी चीज़ें होंगी, वे वेग चीज़ें होंगी, वे चीज़ें होंगी जो स्पष्ट नहीं है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या कारण है, इसका कुछ पता नहीं चलेगा। बस यहाँ पे प्ले परफॉर्म होगा और उसमें अब ऊट-पटांग चीज़ें की जाएगी। ठीक है? तो हम इसमें क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या-क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एब्सर्ड थिएटर के। और इसके साथ ही साथ हम जितने भी एब्सर्ड ड्रामेटिस्ट हैं, सारे के सारे टोटल के टोटल इम्पोर्टेंट जितने भी हैं, वे सारे भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करता हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो अब जैसे देख रहे थिएटर ऑफ एब्सर्ड हमारा टॉपिक है थिएटर ऑफ एब्सर्ड ए टर्म क्वाइंड बाय मार्टिन एस्लिन। ये टर्म को क्वाइन किसने किया था? मार्टिन एस्लिन ने। कब क्वाइन किया था? इन हिज 1960 बुक ऑफ द सेम नेम से था द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, इसी नाम से इनका बुक भी था। ये क्या रिफर करता है? रिफर्स टू ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लेज एंड प्लेराइट हु इमर्ज्ड इन द मिड 20th सेंचुरी। ठीक है, ये उस ग्रुप या प्लेराइट के उस सेक्शन को दिखाता है जो कि मिड 20th सेंचुरी के समय में निकले थे। वो उस समय में अपना ड्रामा लिख रहे थे, पब्लिश कर रहे थे। द थिएटर ऑफ एब्सर्ड इज ए टर्म दैट डिस्क्राइब ए स्टाइल ऑफ ड्रामा दैट इमर्जेज इन द 1950s एंड 1960s, इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी ऑफ एल्बर्ट कैमस। अल्बर्ट कैमस के एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी से ये लोग इन्फ्लुएंस है सारे के सारे, एंड अदर्स। इसके अलावा और भी जो फिलोसफर थे उनके भी फिलोसफी से ये सारे के सारे इन्फ्लुएंस थे। द प्लेज ऑफ दिस जॉनरा एक्सप्रेस द एब्सर्डिटी एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब देखिए इस जॉनरा जो है सो एब्सर्डिटी और मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफन थ्रू एब्सर्ड सिचुएशन, इलॉजिकल डायलॉग एंड डार्क ह्यूमर। इसके द्वारा ये है सो अब्सर्ड और मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ को ये लोग शोकेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। द थियरिटिकल मूवमेंट चैलेंज ट्रेडिशनल ड्रामेटिक कन्वेंशन एंड एक्सप्लोर द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सा आपको ना बैकग्राउंड बताता हूँ। ये सारे इसके प्रोमिनेंट प्लेराइट है, वो हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये तीनों बहुत ही मेन नेम है। इसके अलावा भी दो नाम और है जो कि आपको अभी नीचे देखने को लिए मिलेगा जब हम लोग ड्रामेटिस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। एब्सर्ड थिएटर जो है ओरिजिन हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो किसी को कोई खास प्रॉफिट हुआ नहीं। क्या हुआ? एक चीज हुआ, विनाश, डिस्ट्रक्शन, तबाही। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए एन an unprecedented destruction, loss of faith in traditional values, and existentialist questions of human existence. ठीक है, it's like playwright like Samuel Beckett with his seminal work Waiting for Godot paved the way for this new theatrical movement। देखिए प्लेराइट थे सैमुअल बेकेट। इनका एक बहुत ही फेमस प्ले है वेटिंग फॉर गोडो। वेटिंग फॉर गोडो के तहत गोडो जो है सो इस ड्रामा का सबसे मतलब इस जॉनरा का सबसे पॉपुलर ड्रामा आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1953 में, रिवॉल्व्स अराउंड टू कैरेक्टर। अब वेटिंग फॉर समवन नेम गोडो। ठीक है, ये दो कैरेक्टर रहते हैं जो कि एक आदमी पर्टिकुलर आदमी का वेट करते रहते हैं लेकिन वो कभी आता नहीं है। ठीक है, the repetitive and seemingly purposeless nature of their existence reflect the absurdist of worldview। अब देखिए हम लोग इसको अगर वर्ल्ड वार टू से अगर हम लोग इसको किसी तरह करके अगर हम कनेक्ट करें
कैसे कनेक्ट इसको हम लोग कर सकते हैं? वर्ल्ड वॉर 2 में सब क्या कर रहा था? जीतेगा, 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 लेकिन जीता, हारा वो अलग चीज़ है, लेकिन हुआ क्या? एक चीज़ हुआ, विनाश। उन लोग को कुछ खास हासिल नहीं हुआ, सबको बाद में छोड़ना पड़ा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा उसी समय जो है सो यूएन की स्थापना होती है। पहले ही हो गई थी लेकिन फंक्शन बाद में होने का शुरू हुआ था। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, ठीक है? तो एब्सर्ड ड्रामेटिस्ट जो है, एब्सर्डिटी ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए आपको एब्सर्डिटी हर चीज में मिलेगा। एब्सर्डिस्ट प्ले ऑफन फ्यूचर disjointed and fragmented dialogue that fails to establish clear communication. ठीक है, लैंग्वेज becomes a tool for miscommunication and confusion, highlight the futility of human attempt to convey meaning. अब देखिए, ये बात जो बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज, अब जैसा कि आप लोगों ने एक प्ले पढ़ा होगा, एक तो वेटिंग फॉर गोडोट में भी ये सारी की सारी अपसेट की चीजें हैं। इसके अलावा हेरोल्ड पिंटर के प्ले में भी ऐसे ही आपको चीजें देखने को मिल जाएगी, ठीक है? उन तो एब्सर्डिटी रहता है लैंग्वेज का, कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता। वो डायलॉग क्यों बोल रहा है वो उसे खुद नहीं पता होता है कि वो कैरेक्टर वो डायलॉग क्यों बोल रहा है प्ले में, ठीक है? अब हम लोग आते हैं रिपीटेशन एंड सर्कुलर टाइम। The repetitive action and circular narrative in absurdist drama reflect the monotony and meaninglessness of existence. अब देखिए रिपीटेशन, वेटिंग फॉर गोडोट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए कि इससे अपसर्ड ड्रामा का सेक्शन से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। चाहे आप नेट कीजिए, पीजीटी कीजिए, टीजीटी कीजिए, कोई भी एग्जाम का तैयारी कीजिए। कैरेक्टर्स इंगेज इन फ्यूटाइल एक्टिविटीज सच एज, देखिए सच एज यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। व्लादिमीर एंड एस्ट्रोजन रिपीटेडली ट्राइंग टू लीव बट बट नेवर डूइंग सो। अब वेटिंग फॉर गोडो अगर आप लोग प्ले पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि दोनों किसी का वेट करता है और ये साइकिल 2 दिन 3 दिन लगातार चलता है। होता उन लोगों को हासिल कुछ नहीं है, गोडो कभी आता नहीं है, सारा का सारा उनका वेटिंग जो है सो मीनिंगलेस रहता है, ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट है लैक ऑफ प्लॉट। Traditional narrative structure are often discarded in favor of episodic or non-linear storytelling. आप लोग जितना भी ये एब्सर्डिस्ट प्ले पढ़ेंगे, एब्सर्डिस्ट ड्रामा पढ़ेंगे, एब्सर्ड ड्रामा पढ़ेंगे, उसमें आप लोगों को ना प्लॉट सही से नहीं मिलेगा। आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज लिखा क्यों है, इसका प्लॉट कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, क्योंकि वो चीज वहीं पे अटका रहेगा। एक तरह से कहते हैं ना कि स्टक हो जाता है, तो वही चीज है इसमें, ठीक है? Surreal and dream-like situation. Absurdist play works frequently incorporate surreal and dream-like elements that blur the line between reality and imagination. अब देखिए ये यहाँ पे ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि सररियल और क्योंकि उस लोगों को लगता है कि गोडो आएगा। वेटिंग फॉर गोडो का अगेन मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन क्या गोडो को एग्जिस्ट करेगा तब नहीं आएगा? वो एक ड्रीम लाइक है, उन लोगों को लग रहा है कि आएगा, बट वो कभी आने वाला नहीं है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको देख सकते थे इसमें एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस होता है, ठीक है? कि आखिर कोई आदमी एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये सिचुएशन हो गई थी, जो मतलब जो मेंटल ट्रॉमा था वो इस लेवल पे था, और लोग बार बार ये सोच रहे थे कि आखिर ये वार हुआ क्यों, इतना भीषण तरीका से हुआ क्यों। तो ये जो थीम है उसको बहुत अच्छे से एड्रेस करता है, एग्जिस्टेंशियल थीम। आप लोग कोई भी प्ले पढ़ेंगे, अभी मैं बहुत सारे प्लेज का एग्जांपल दूंगा, आपको ये थीम उसमें एकदम कॉमन मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? चाहे वो वेटिंग फॉर गोडो हो, या फिर हेरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी हो, या फिर टॉम स्टॉपार्ड का प्ले हो, कोई भी प्ले हो, उसमें आप लोगों को ये थीम मिलनी ही मिलनी है। अब हम लोग आते हैं एब्सर्ड ड्रामेटिस्ट। देखिए एब्सर्ड ड्रामेटिस्ट आर प्लेराइट्स हु रॉट plays that reflect the absurdity of human existence in world without meaning or purpose. They were influenced by existentialist philosophy of Albert Camus, who wrote in his essay The Myth of Sisyphus. ठीक है? absurdist philosophy किसका? एल्बर्ट कैमस के। इनके एक बहुत ही पॉपुलर बुक है
द मिथ ऑफ सिसिफस, ये क्वेश्चन कितने बार बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब उन कहते क्या है, देखिए वो कहते हैं द एब्सर्ड इज बॉर्न ऑफ द कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन द ह्यूमन नीड एंड अनरीजनेबल साइलेंस ऑफ द वर्ल्ड। ये कहाँ से आता है, अब्सर्ड कहाँ से बॉर्न होता है, ह्यूमन नीड, कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन द ह्यूमन नीड, जब ये दोनों का आमना सामना होता है, ह्यूमन नीड एंड अनरीजनेबल साइलेंस ऑफ वर्ड। अब बताइए कोई बोलेगा कि हमको दुनिया का सारा पैसा चाहिए तो क्या करेगा उतना पैसा, तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब बहुत कुछ प्रोमिनेंट जो इसके प्लेराइट है उसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे हो गए हैं सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट जो है सो आयरिश बॉर्न राइटर हु रोट इन बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच। ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी एंड पायनियर ऑफ थिएटर ऑफ अपसर्ड। इन्हें अपसर्ड थिएटर का पायनियर कहा जाता है। इनके फेमस वर्क, सबसे फेमस अगर अगर अपसर्ड ड्रामा में कोई है तो वो है वेटिंग फॉर गोडो। फिर है आपका एंड गेम, क्रप्पाज टेल, क्रप्पाज लास्ट टेल सॉरी, Happy Days. His plays are characterized by minimalism, repetition, bleakness and dark humor. ये सारे उनके प्ले, इससे इन सारे से उनके प्ले को करेक्टराइज किया जाता था। He won the Nobel Prize in Literature. उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है लिटरेचर में। कब दिया गया है, 1969 में। नेक्स्ट हमारे हैं योगिन इनोस्को। ये रोमानियन बोर्न फ्रेंच प्ले राइट। ये इन्होंने लगभग 20 प्ले से ज़्यादा प्ले लिख चुके हैं ये, मोस्ट ऑफ विच आर कॉमेडीज एंड मॉक द कन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज। देखिए ये किस किस थीम है इनका, लॉजिक एंड थिएटर। हिज फेमस वर्क इंक्लूड द ब्लैड सोपर्नो, द लेसन्स, द चेयर्स एंड राइनोकोरस। ये राइनोकोरस पिछला नेट का पीवाईक्यू है, इसमें ये आ चुका है। ठीक है, तो जो लोग भी अगर नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसे मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जीन जीनेट। जीन जीनेट का स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो आप इनकी बायोग्राफी जरूर पढ़िएगा। जेनेट जो है तो शुरू में होते हैं चोर, प्रेस्टिट्यूट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। शुरू में ये चोर होते हैं, पॉकेटमारी करते हैं, शायद मर्डर उडर में भी इनको अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में ये चेंज हो जाते हैं तो नॉवेल, पोयम, प्लेज वगैरह लिखने के लिए शुरू कर देते हैं। ठीक है, इनका जो मेन थीम है, अब देखिए अब जो आदमी चोर वगैरह रहेगा, क्राइम करेगा, उसका क्राइम, सेक्सुअलिटी, पावर एंड आइडेंटिटी। हिज फेमस वर्क इंक्लूड द मेड, डेथ वॉच, द बालकनी, द ब्लैक एंड द स्क्रीन्स। ये सारे इनके मेन जो है सो वर्क हो गए। फिर आप हम लोग आते हैं जो सब दूसरा फेमस नाम है आपका एब्सर्ड ड्रामा में, थिएटर ऑफ एब्सर्ड में, वो है आपका हेरोल्ड पिंटर। हेरोल्ड पिंटर का जो है सो ही वाज वन इन्फ्लुएंशियल एंड सेलिब्रेटेड ड्रामेटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। सैमुअल बेकेट की तरह ये भी बहुत ही फेमस है। ही रोट प्लेज दैट एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ पावर, कम्युनिकेशन, memory and identity. His famous work include The Birthday Party। ठीक है, ये भी अगर आप मतलब आप कह सकते हैं कि दूसरा जो फेमस प्ले है सबसे ज्यादा अपसर्ड ड्रामा के क्षेत्र में, वो है बर्थडे पार्टी। अगेन ये भी नेट पर्सपेक्टिव से या भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। ठीक है, फिर आता है द केयर टेकर, द होम कमिंग, बिट्रेयल एंड द डम वेटर। ये सारे इनके हो गए प्लेज, और इन्हें भी नोबेल प्राइज मिल चुका है 2005 में। अब हम लोग अपने नेक्स्ट राइटर पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट राइटर जो है सो वो है एडमोव, ए रशियन बॉर्न फ्रेंच प्लेराइट हु वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू अडॉप्ट द टर्म थिएटर ऑफ द अपसर्ड। ये उन चुनिंदा राइटर्स में थे जो इन्होंने थिएटर ऑफ द अपसर्ड टर्म को अडॉप्ट किया था। He wrote plays that express personal anguish and alienation in a chaotic and hostile world। तो ये इनके वर्क के थीम है। ठीक है, इनका फेमस वर्क देख लेते हैं हम लोग। द इन्वेजन, द पिंग पोंग, प्रोफेसर ट्राने, पाओलो पाउली। ये प्रोफेसर ट्राने अगेन इनका बहुत ही फेमस वर्क है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिग्निफिकेंस क्या था, अपसेट ड्रामा का क्या क्या सिग्निफिकेंस था। तो ये थॉट प्रोवोकिंग
मतलब थॉट प्रोवोकिंग था, ठीक है? जितना भी अपसेट प्ले है वो सारा का सारा थॉट प्रोवोकिंग है। आपको अंतिम में आप स्टक कर जाइएगा एक जगह पे कि आखिर ये ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? ये कर क्यों रहा है ऐसा? ते ठीक है, ये क्या इंक्रीज़ करता है? इंट्रोस्पेक्शन एंड फिलॉसफिकल इंक्वायरी, ठीक है? उसके उसके अलावा जो नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट सिग्निफिकेंस कह सकते हैं आप इसको, ब्रेकिंग कन्वेंशन। ये जो है ना सो जो थियोरेटिकल मूवमेंट जो चला आ रहा था, जिस हिसाब से ड्रामा लिखा रहा था, उसको ब्रेक करके एक नए डिजाइन का, एक नए टाइप का, एक नए जॉनरा का ड्रामा लेके आए, ठीक है? ये सारे प्लेराइट। अब देखते हैं इसमें क्या दिया। दिस थियोरेटिकल मूवमेंट सेटअप ट्रेडिशनल ड्रामेटिक कन्वेंशन, पेविंग द वे फॉर एक्सपेरिमेंटेशन and innovation in theater. It inspired playwrights and directors to think outside the box and explore the unconventional storytelling. ठीक है, मिरर टू सोसाइटी। अब देखिए, जैसे मिरर टू सोसाइटी क्यों है? मिरर टू सोसाइटी इसलिए कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लिखा गया था, तो ये प्ले चेहरा दिखाने का काम करता था कि देखिए जो वार है वो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आया है, ठीक है? इसके अलावा क्या है? मिरर ऑफ सोसाइटी रिफ्लेक्टिंग द अलाइनेशन, डिसइल्यूजनमेंट एंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ द 20th सेंचुरी। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का आपको थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने टी.एस. इलियट के पोएम्स पढ़े होंगे तो आपको वहां पे भी थोड़ा सा मिलेगा, खास करके द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ, ठीक है? फिर नेक्स्ट हमारा है इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर एंड आर्ट। अब देखिए इनका इन्फ्लुएंस क्या होता है लिटरेचर और आर्ट पे, ठीक है? तो इनका लिटरेचर पे तो होता ही, क्योंकि आगे के जो ड्रामेटिस्ट हैं वो इनको फॉलो करते हैं। सबसे उनमें जो आपको फेमस नाम है वो है आपका फ्रेंच काफ्का, ठीक है? और फिल्म मेकर भी इसे फॉलो करते हैं, क्योंकि प्ले है, परफॉर्म किया जाता है। फिल्म मेकर का नाम है डेविड लैंच, ठीक है? नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड फिलॉसफी द मूवमेंट। अब देखिए मूवमेंट जो ये शुरू हुआ था, ये ड्रामेटिस्ट जो इंस्पायर हुए थे वो एग्जिस्टेंशियलिज्म से हुए थे। तो जाहिर सा बात है कि ये जो है इस फिलॉसफी को स्प्रेड करेंगे अपने जो है सो मतलब क्या कह सकते हैं, अपने प्लेज में इनका ये इम्पोर्टेंट थीम होना ही होना है, ठीक है? एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर लाइक जैन पॉल सार्ट्रे, अल्बर्ट कैमस एक्सप्लोर्ड सिमिलर थीम्स ड्यूरिंग द सेम इरा, ठीक है? अब हम लोग आ गए हैं इसके लास्ट पार्ट में, कंक्लूजन पार्ट में। द थिएटर ऑफ अपसाइड इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल प्लेराइट हु रॉट प्लेज दैट चैलेंज द कन्वेंशन और नोशन ऑफ थिएटर मीनिंग एंड कम्युनिकेशन। वही चीज है, मैं इसे कंक्लूड करके लिखता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग जब भी अपने आंसर को फ्रेम कीजिए तो उसमें कंक्लूजन डालना ही डालना है आपको। कंक्लूजन ना भले 4 लाइन का डालिए, पर डालिए। They were influenced by the existentialist philosophy of Albert Camus, who argued that human existence is absurd and meaningless. Their plays depict characters who are trapped in absurd situations, who speak in illogical and nonsensical language। ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को अभी जो ऊपर डिस्कस किया, बस उसी को कंक्लूजन करके बता रहा हूँ। And who often resort to silence or violence. Their plays are meant to shock, provoke, and liberate the audience from the illusion and certainties and traditional theater. अब देखिए मार्टिन एस्लिन के बारे में क्या बोलते हैं। एक मार्टिन एस्लिन का कोट हम लोगों ने ऊपर देखा था, एक यहाँ पे है। द थिएटर ऑफ absurd डज नॉट provoke tears of despair but the laughter of liberation। बताइए, ये देखिए आप इसमें मैक्सिमम अगर आप लोग देखिएगा तो सारा का सारा कॉमेडी लगेगा, ठीक है? तो ये कोई भी टीयर या फिर सैड चीज प्रोवोक नहीं करता है, ठीक है? ये जो है सो आपका लाफ्टर को दिखाता है, कैसे जो है सो लाफ्टर, क्योंकि आप देखिए, अगर आप जब भी जैसे कि आप लोग बर्थडे पार्टी देखिएगा तो वहां पे देखिएगा कोई उटर पटांग बात कर रहा है। फिर आप लोग देखिएगा वेटिंग फॉर गोडो, वहां देखिएगा कि उसमें एक कैरेक्टर जो है सो पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है, खीरा खा रहा है। एक एक कैरेक्टर बंधा हुआ है, उसको कोई लेके जा रहा है स्लेब जैसा। तो वहां पे आपको थोड़ा सा लाफ्टर आएगा, लेकिन ये लाफ्टर जो है सो लिबरेशन का लाफ्टर है, क्योंकि आपको उसमें देखने की आपको हंसी भी आएगी, लेकिन कहते हैं ना डार्क ह्यूमर टाइप से रहता है ये।
By confronting the absurdity of human existence, the theater of absurd invites us to question the meaning of life and our place is similarly illness. थिएटर ऑफ एब्सर्ड हमारा लाइफ को क्वेश्चन करता है कि हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका क्या फायदा है। वी आर बॉर्न, जैसे कि एक कोटेशन मुझे याद आ गया, वी आर बॉर्न विदाउट आस्किंग टू बी बॉर्न एंड वी डाई विदाउट सीकिंग डेथ। तो ये जो है सो ये आपको इस प्ले में, इस जॉनरा में, थिएटर ऑफ एब्सर्ड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल के परिवार को बड़ा करें और साथ ही साथ खूब मन लगाकर पढ़ें। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।